अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसे भारी भरकम मतलब 30 टन वाले कमर्शियल ट्रक की कल्पना कीजिए जो हाईवे पर दौड़ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? शायद उसके विशाल इंजन पर या बड़े-बड़े टायरों पर, राइट? बिल्कुल। या फिर उसकी धोने की क्षमता पर। लेकिन आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना एक बेहद दिलचस्प घटना घट रही है। इन विशाल ट्रक से जुड़े पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज के लिए मुनाफा और तेज विकास का सबसे बड़ा जरिया इंजन या गियरबॉक्स नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि वो ठंडी हवा है जो ड्राइवर के चेहरे पर लगती है। आई मीन द एसी। वाह! ये असल में बहुत ही अप्रत्याशित लगता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यही सोचेगा कि व्हीकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा बुनियादी ढांचे या पावर ट्रेन से आ रहा होगा। लेकिन कहानी के केंद्र में कैबिन की एयर कंडीशनिंग आ गई है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक साधारण सी सरकारी नीति पूरे मार्केट का गणित पलट सकती है। है ना? और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकारी नीतियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज की तरफ तेजी से बढ़ता बदलाव भारत के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अंदर से बदल रहा है। राइट। और इस पूरे बदलाव को प्रैक्टिकली समझने के लिए आज हमारे पास क्या मटेरियल है? हाँ, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है सुब्रोस लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी Q3 की पोस्ट रिजल्ट्स अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट। ये कॉल 2 फरवरी 2026 को हुई थी। इस तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अक्सर बहुत नीरस माने जाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ नंबर्स होंगे, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं होते। सही कहा आपने। सिब्रोस लिमिटेड की ये ट्रांसक्रिप्ट हमें ये नहीं बताती कि उन्होंने सिर्फ कितने पैसे कमाए, बल्कि ये दिखाती है कि भारतीय ऑटो उद्योग इस वक्त किस ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। अगर हम इंडियन ऑटो उद्योग के हालिया प्रदर्शन को देखें तो ये किसी एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरने जैसा है। और इसके पीछे ना GST 2.0 जैसे ढांचागत सुधारों का भी बड़ा असर दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस रफ्तार के बावजूद अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती थी, है ना? हाँ, शुरुआत में जरूर एक ठहराव था। पहली 2 तिमाहियों में मार्केट उस गति से नहीं बढ़ा जिसकी उम्मीद थी, लेकिन तीसरी तिमाही आते-आते एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अच्छा, तो अचानक से ये उछाल आया कहाँ से? इसके पीछे 2 मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। पहली ताकत है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एसयूवी और ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन की बढ़ती मांग। अल्टरनेटिव पावर स्ट्रेन से आपका मतलब ईवीज और हाइब्रिड से है? हाँ, हाइब्रिड्स और सीएनजी गाड़ियों से हैं मुख्य रूप से। और दूसरी ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण कमर्शियल व्हीकल्स की लगातार बनी हुई मांग। इन दोनों के मिलने से शुरुआती सुस्ती के बाद भी 9 महीनों का ओवरऑल विकास 9.25% आई मीन 9.25% के पार चला गया। वाह! और इसी एक्सप्रेसवे पर सुब्रोज की गाड़ी सबसे तेज लेन में दौड़ रही है। लेकिन मैं यहाँ आंकड़ों की झड़ी नहीं लगाना चाहती, सिर्फ एक आंकड़े पर गौर किया जाए। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 948 करोड़ रुपए रहा। 948 करोड़, ये पिछले साल के मुकाबले 15%, टेक्निकली 15.43% से भी ज्यादा की छलांग है। अगर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की अलग-अलग बात करें तो दोनों में ही करीब 19 से 20% की वृद्धि हुई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लाइन या रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं है, बल्कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, वो भी काफी बेहतर हुई है। मैनेजमेंट ने कॉल में इस बात पर बहुत जोर दिया है। अच्छा। हाँ, उनका ईबीडीआ यानी ब्याज, टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले की कमाई वो करीब 87.19 करोड़ रुपए रही। ये उनकी नेट सेल्स का 9.33% है, जिसमें करीब 8% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। अक्सर जब हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो ये किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन की तरह लगता है। लेकिन ग्राउंड पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इसका असल मतलब क्या होता है? ये मुनाफा कैसे बढ़ जाता है अचानक? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब सुब्रुस जैसी कंपनी लाखों एसी यूनिट्स बनाती है तो वो सिर्फ ज्यादा सामान बेचकर मुनाफा नहीं कमा रहे होते। राइट। वो ये देखते हैं कि असेंबली लाइन पर कैसे बिजली बचाई जाए, कैसे कच्चे माल की बर्बादी या जो स्क्रैप निकलता है उसको कम किया जाए,
और कैसे कम से कम समय में एक यूनिट तैयार की जाए। मतलब छोटी छोटी बचतें। एग्जैक्टली जब कोई कंपनी इतने बड़े स्केल पर काम करती है तो एक यूनिट पर बचाए गए 10 रुपए भी अंत में करोड़ों रुपए के मुनाफे में बदल जाते हैं। तो मुनाफे में ये जो सुधार हम देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाहर डिमांड है, बल्कि इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काम करने का तरीका ज्यादा चुस्त हो गया है। यानी बाहर की मांग और अंदर की कार्यकुशलता दोनों का सही तालमेल बैठ गया है। इसी का नतीजा है कि टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा यानी पीएटी 34.84 करोड़ रुपए रहा। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स के थर्मल मार्केट में 41% और ट्रक एसी में 42% का दबदबा है इनका। बस सेगमेंट में भी 11% है। बिल्कुल। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब हम इस 948 करोड़ रुपए को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो पता चलता है कि 846 करोड़ रुपए पैसेंजर व्हीकल से आए और 74 करोड़ रुपए ट्रक से आए। मैं सोच रही थी कि ये ट्रक वाला हिस्सा अचानक से इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया। यहीं पर वो बात आती है जिसका हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था, सरकारी नीतियों का सीधा प्रभाव। ये जो 74 करोड़ रुपए का फिगर है ना, ये नॉर्मल ऑर्गेनिक ग्रोथ का नतीजा नहीं है। ये एकदम से एक रेगुलेटरी विंडफॉल है। ओह, आप वो N2 और N3 कैटेगरी वाले रूल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। सरकार ने N2 और N3 श्रेणी के ट्रक्स के कैबिन में एसी लगाना कंपलसरी कर दिया है। वही भारी ट्रक्स जो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। मतलब सरकार का यह कदम तो ड्राइवर्स की सेहत और सेफ्टी के लिए उठाया गया था, लेकिन सुब्रोस जैसी कंपनीज के लिए तो ये रातों रात एक लॉटरी लगने जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लॉटरी ही है। आंकड़ों को देखें तो सुब्रोस के ट्रक एसी रेवेन्यू में Q3 में 136% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। 136%। 9 महीनों में ट्रक सेगमेंट का रेवेन्यू 180 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी समय ये फिगर सिर्फ 70 से 75 करोड़ के आसपास झूल रहा था। और इस भारी उछाल के पीछे की मशीनरी को समझना बहुत जरूरी है। हाँ? अर्निंग कॉल में ना उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रति वाहन उनका जो कंटेंट है वो 4 गुना से अधिक बढ़ गया है। एक सेकंड, कंटेंट से यहाँ क्या मतलब है? क्या वो ट्रक्स में 4 गुना ज्यादा पार्ट्स डाल रहे हैं? एक तरह से हाँ। देखिए, जब एसी अनिवार्य नहीं था तो कई ट्रक निर्माता सिर्फ एक साधारण सा ब्लोअर या पंखा लगा देते थे, जिसकी कीमत होती थी वही कुछ हजार रुपए। हाँ, सिर्फ हवा फेंकने के लिए। राइट। लेकिन नियम लागू होने के बाद अब उन्हें एक पूरा प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना पड़ रहा है, जिसमें कंप्रेसर भी होगा, कंडेंसर भी होगा, इवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट लाइनें भी होंगी। ओह, मतलब पूरा का पूरा सेटअप बदल गया। एग्जैक्टली। तो जो कंपनी पहले एक ट्रक के लिए सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा बेच रही थी, अब वो एक पूरा महंगा सिस्टम बेच रही है, तो प्रति ट्रक कमाई सीधे 4 गुना से ज्यादा हो गई। ये तो ठीक है, लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ मुझे सोर्स मटेरियल पढ़ते हुए एक बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, ट्रक्स में एसी का नियम तो 8 जून से ही लागू हो गया था। अगर नियम जून में आ गया था तो सेल्स में ये 136% का भारी उछाल तुरंत जुलाई या अगस्त में क्यों नहीं दिखा? Q1 या Q2 में ये तेजी गायब क्यों थी? यहाँ मार्केट की एक बहुत ही व्यवहारिक ग्राउंड रियलिटी सामने आती है। नियम लागू होने का मतलब ये नहीं होता कि एक स्विच दबाया और रातों रात सब कुछ बदल गया। अच्छा। मैनेजमेंट ने कॉल में डिटेल में समझाया कि नियम बेशक 8 जून से इफेक्टिव हुआ, लेकिन डीलरशिप्स के पास पुराने बिना एसी वाले ट्रक्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक जमा था पहले से। कंपनीज को पहले उस पुरानी इन्वेंट्री को क्लियर करना था। आई सी। यानी जब तक पुराना माल नहीं बिक जाता, नए एसी वाले ट्रक्स की बिक्री जोर पकड़ ही नहीं सकती थी। एकदम सटीक। और वो पुरानी इन्वेंट्री खत्म होते होते अक्टूबर का मिड आ गया। इसलिए हम जो ये 136% का विशाल उछाल देख रहे हैं वो पूरे 9 महीने का असर है ही नहीं। ये वास्तव में सिर्फ 3.5 या 4 महीनों की बिक्री का नतीजा है। वेट, रियली? अगर केवल 4 महीनों में रेवेन्यू 70 करोड़ से 180 करोड़ पहुंच सकता है, तो जब अगले फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीनों का असर दिखेगा, तब तो ये आंकड़ा कहीं और ही निकल जाएगा। अगर हम इसमें बड़े पैमाने पर देखें तो यही कारण है कि पॉलिसीज किसी भी इंडस्ट्री की दिशा तय करने में इतनी ताकतवर होती हैं। कैसे अचानक एक छोटा सेगमेंट कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा बन जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी सिर्फ ट्रक्स पर निर्भर नहीं है। हाँ, रेलवेज में भी तो वो जा रहे हैं। बिल्कुल। रेलवेज बिजनेस में उन्हें 52 करोड़ रुपए का एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी एएमसी मिला है, जो अगले 3 सालों तक चलेगा। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन्स के टेंडर्स में भी वो भागीदारी कर रहे हैं और डाइमलर और अशोक लेलैंड जैसे नए क्लाइंट्स भी उनके पोर्टफोलियो में जुड़ गए हैं।
ये सब तो चले करंट प्रॉफिट्स और एक्सपेंशन की बातें हो गई, लेकिन अगर हम फ्यूचर की ओर देखें तो ऑटो इंडस्ट्री बहुत बड़े चौराहे पर खड़ी है आजकल। 2027 और 2028 तक मार्केट का नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि हर कोई सिर्फ ईवीज की बात कर रहा है। सही बात है। तो सुब्रोस ने इस ईवी फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार किया है? ट्रांसक्रिप्ट में ई कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा फोकस था। ये क्या है? ये इस अर्निंग कॉल का सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी सिर्फ आज की मांग पूरी नहीं कर रही, बल्कि आने वाले कल के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। सुब्रोस, डेंजो और टोयोटा इंडस्ट्रीज के बीच ई कंप्रेसर के भारत में लोकलाइजेशन को लेकर एक बड़ी सहमति बनी है। लोकलाइजेशन यानी यहीं बनेंगे अब? जी हाँ, वो 20 सीसी, 27 सीसी और 34 सीसी कैपेसिटी वाले ई कंप्रेसर्स अब यहाँ भारत में बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने मारुति सुजुकी से 2027, 2028 और 2028-2019 के फ्यूचर मॉडल्स के लिए पहले ही बिजनेस सिक्योर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा बेट है उनका। और मैं देख रही थी इस लोकलाइजेशन के लिए वो गुजरात के करसनपुरा में अपना प्लांट 2 सेटअप कर रहे हैं, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स होगी। इस पूरी योजना में इन्वेस्टमेंट भी काफी हैवी है। पहले फेज में करीब 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और यहाँ एक टेक्निकल टाइमलाइन को समझना जरूरी है। दिसंबर 2027 तक इसका एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ एसओपी का मतलब है कि दिसंबर 2027 से ये ई कंप्रेसर्स बनकर फैक्ट्री से बाहर आने लगेंगे, और इसका असर कंपनी के रेवेन्यू पर भी बहुत बड़ा होने वाला है। इनिशियल एस्टिमेट्स हैं कि इन 3 मॉडल से 240 से 250 करोड़ रुपए का पीक रेवेन्यू आएगा, और जो फ्यूचर में बढ़कर 600 से 700 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने नोएडा प्लांट के दबाव को कम करने के लिए उसी करसनपुरा प्लांट में 500,000 यानी 5 लाख फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स की कैपेसिटी भी जोड़ दी है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है उनकी। एक तरफ वो ट्रेडिशनल कंप्रेसर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्यूचर के ई कंप्रेसर्स की नई लाइन बिछा रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी उड़ते हुए विमान का इंजन हवा में ही बदल रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ट्रेडिशनल कंप्रेसर दे रहे हैं और साथ ही साथ एक पूरी तरह से नई ईवी टेक की मैन्युफैक्चरिंग लाइन खड़ी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, ट्रेडिशनल गाड़ियों का एसी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एसी अलग क्यों होता है? आई मीन, ई कंप्रेसर की इतनी स्पेसिफिकली जरूरत क्यों है? इसके पीछे ना सीधा सा फिजिक्स है। देखिए, एक साधारण पेट्रोल या डीजल गाड़ी में एसी का जो कंप्रेसर होता है वो इंजन के साथ एक बेल्ट से जुड़ा होता है। राइट, वो फैन बेल्ट जैसी चीज। हाँ, जब इंजन ऑन होता है और घूमता है तब वो बेल्ट कंप्रेसर को घुमाती है और आपका एसी चलने लगता है। लेकिन एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी ईवी में इंजन तो होता ही नहीं है। वहां तो सिर्फ एक बड़ी सी बैटरी होती है। तो बिना इंजन के बेल्ट के कंप्रेसर को घुमाया कैसे जाए? ठीक यही प्रॉब्लम है जिसे ई कंप्रेसर सॉल्व करता है। एक ई कंप्रेसर के अंदर अपना खुद का एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो सीधे गाड़ी की मेन बैटरी से पावर लेता है। ये ट्रेडिशनल कंप्रेसर के मुकाबले टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओह, अब बात समझ में आई। तो ये प्योरली बैटरी ड्रिवन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर सुब्रोस? इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है उनके लिए? आजकल मार्केट में काफी बहस है कि फ्यूचर पूरी तरह से ईवी होगा या हाइब्रिड्स का जोर रहेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। अर्निंग कॉल में उन्होंने बताया कि आज की डेट में ईवी और हाइब्रिड, जिसमें सीएनजी भी शामिल है, इस सेगमेंट से सुब्रोस का 24% रेवेन्यू ऑलरेडी आ रहा है। वाओ, 24%! और यही ई कंप्रेसर की सबसे बड़ी खूबी है। चाहे कस्टमर एक हाइब्रिड गाड़ी खरीदें जिसमें एक छोटा इंजन और बैटरी दोनों होते हैं, या फिर वो प्योर ईवी खरीदें, दोनों ही केसेस में ई कंप्रेसर की जरूरत तो पड़ेगी। ओह, ट्रू। ये ना कंपनी को एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन में ला खड़ा करता है। मार्केट चाहे किसी भी दिशा में करवट लें, सुब्रोस के प्रोडक्ट की मांग बनी रहेगी। और क्योंकि ये एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, इसके मार्जिन प्रोफाइल भी ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले काफी बेहतर होने की उम्मीद है। ये तो फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट शील्ड लगती है। लेकिन हर बिजनेस जर्नी में कुछ स्पीड बम्स, कुछ रुकावटें तो आती हैं। सब कुछ इतना भी स्मूथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा कि अर्निंग कॉल के दौरान इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ थोड़े तीखे सवाल भी आए थे। सबसे बड़ी चिंता उनके मार्जिन्स को लेकर थी। कंपनी ने एक टाइम पे 12% ईबिटा मार्जिन हासिल करने का टारगेट रखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो टारगेट थोड़ा पीछे खिसक गया है। अगर अदर इनकम को हटा दें तो उनका मार्जिन अभी लगभग 8.5% से 9.23% के बीच ही अटका हुआ है। सही कहा आपने।
मार्जिन्स पर इस दबाव की असली वजह बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की कीमतों में आने वाली अस्थिरता। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम, कॉपर यानी तांबा और प्लास्टिक, स्टील इनकी कीमतों को देखें तो ग्लोबल मार्केट में इनमें लगातार भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। इसके साथ ही जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, वो भी एक बड़ा हेडेक बना हुआ है। कॉल में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस वॉलेटिलिटी का सीधा असर उनके मार्जिन्स पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.5% से लेके 0.75% तक पड़ रहा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी इन्वेस्टर्स की तरफ से। पिछले 3 सालों से तो कंपनी लगातार अपना मार्जिन सुधारने की बात कर रही थी, तो अब अचानक ये सफर उल्टी दिशा में क्यों जाने लगा? क्या ये जो नया 175 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ई कंप्रेसर्स के लिए, उसकी वजह से उनका मुनाफा कम हो रहा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और किसी भी इन्वेस्टर के मन में आएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस डाउट को बहुत ही क्लियरली दूर किया है। नए इन्वेस्टमेंट का इन मौजूदा मार्जिन्स के दबने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। असली दिक्कत कुछ और ही है। असली प्रॉब्लम है लैग की। ये लैग किस तरह काम करता है यहाँ? इसको हम एक बहुत ही कैजुअल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ बाहर खाना खाने जाती हैं और वो दोस्त हमेशा अपना वॉलेट घर भूल आता है। हाँ, ऐसे दोस्त तो हर ग्रुप में होते हैं जो बाद में आराम से पैसे लौटाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब बिल आता है तो आप अपनी जेब से तुरंत पैसे दे देती हैं और वो दोस्त कहता है कि वो आपको आगे चलकर अगले महीने पैसे लौटा देगा। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में अचानक तांबे या एल्यूमिनियम के दाम बढ़ते हैं तो सुब्रोस को अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को तुरंत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, यानी उन्हें अपनी जेब से तुरंत एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। राइट। लेकिन सुब्रोस जिन बड़ी कार कंपनियों को यानी OEMs को अपना फाइनल सामान बेचती है, उनसे वो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट तुरंत नहीं वसूल सकती, क्योंकि उन कार कंपनीज के साथ उनके फिक्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सही पकड़े आप। कॉन्ट्रैक्ट्स में ये पहले से तय होता है कि कीमतों की रिव्यू हर तिमाही या छमाही के आधार पर बाद में की जाएगी। तो जब तक वो रिव्यू का टाइम नहीं आता, सुब्रोस को वो एक्स्ट्रा खर्चा खुद बेयर करना पड़ता है। इसी टाइम डिफरेंस को लैग कहते हैं। समझ गई। इसी लैग की वजह से उनका मौजूदा मार्जिन दबा हुआ दिख रहा है। ये मार्केट से जुड़ी एक बाहरी चुनौती है। कंपनी के अंदर की कोई प्रॉब्लम या इनएफिशिएंसी नहीं है। सा देंगे, लेकिन कार कंपनी से पुरानी ज्यादा कीमत कुछ टाइम तक वसूलते रहेंगे। एकदम सही डिडक्शन है आपका। और इसी कारण से मैनेजमेंट को भरोसा है कि उनका जो लॉन्ग टर्म 12% मार्जिन का टारगेट है वो अभी भी ट्रैक पर है, कंप्लीटली डीरेल्ड नहीं हुआ है। मेक सेंस। इसके अलावा मुझे एक और एक्सेप्शनल आइटम दिखा था वहाँ। नए लेबर कोड के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के रूल्स में कुछ बदलाव आया है, जिसकी वजह से कंपनी पर 8.08 करोड़ रुपए की एक वन टाइम लायबिलिटी का असर पड़ा। हाँ, और अगर हम इसमें आजकल के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को भी जोड़ दें तो सप्लाई चेन और फ्रेट यानी माल ढुलाई की लागतें भी चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। जैसे रेड सी वाले इलाके में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसका सीधा असर इनके शिपिंग बिल्स पर पड़ता है। तो ये सब मिलकर वो स्पीड बम्प्स बनाते हैं जो थोड़ी बहुत टेंशन दे रहे हैं। खैर, अगर हम आज की इस डीप डाइव के मेन पॉइंट्स को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर काफी क्लियर हो जाती है। हमने देखा कि कैसे सरकारी नीतियां, स्पेसिफिकली ट्रक्स में अनिवार्य एसी का नियम, प्रेजेंट ग्रोथ को कितनी तेजी से पुश कर रहा है। बिल्कुल। और कैसे ई कंप्रेसर्स का जो बड़ा दाव है वो कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। साथ ही हमने वॉलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस और इस लैग इफेक्ट को भी समझा जो करंटली मार्जिन्स पर दबाव डाल रहा है। ये सब प्रैक्टिकली दिखाता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर्स देखना काफी नहीं है। वही सबसे बड़ा टेक अवे है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते टाइम सिर्फ कमाई के आंकड़े मत देखिए। उन आंकड़ों के पीछे छिपे हुए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और मार्केट डायनामिक्स को देखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक कहा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे लिसनर्स के लिए एक ऐसा नया विचार छोड़ना चाहूंगी जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में सीधे तौर पर तो नहीं था, लेकिन वो इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की एक्चुअल कीमत उसकी बैटरी से तय होती है और उस बैटरी की लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी ठंडी रहती है, यानी उसके थर्मल मैनेजमेंट पर, तो क्या फ्यूचर में सुब्रोस जैसी पर्दे के पीछे काम करने वाली कंपोनेंट कंपनीज उन बड़ी बड़ी कार कंपनी से भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएंगी,
जो सिर्फ बाहर का ढांचा बनाती हैं? ये तो सच में काफी डीप और सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और एक नई डीप डाइव के साथ।